हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ISPCA जोन। आई होप आर यू डूइंग वेल। दोस्तों, आज जो है हम लोग इडुटेरिया का एनसीईआरटी फाउंडेशन टेस्ट सीरीज का जो है दूसरे टेस्ट को बनाएंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने एक टेस्ट को कंप्लीट कर लिया है। यदि आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लीज उसे जरूर देखिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। दोस्तों, यदि आप 17 बीपीएससी का एग्जामिनेशन देने जा रहे हो या बीपीएससी टीचर्स का एग्जामिनेशन देने जा रहे हो, यह वीडियो को आप जरूर देखिएगा, क्योंकि अब जो प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों वो एनसीईआरटी से पूछा जा रहा है। ठीक है, और ये सारे प्रश्न जो है दोस्तों वो एनसीईआरटी का है, तो ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण वीडियो होगा आपके लिए। ओके, तो ये सारे सीरीज को आप एक बार जरूर देखिएगा, मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है। और आपका प्रीलिम्स में रिजल्ट नहीं रुकने वाला है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों से भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इसका फायदा हो सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय इतिहासकारों के द्वारा वर्णित इतिहास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पर कौन सा सही है उसको देखना है। ओके, तो पहला दिया गया है दोस्तों कि भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक काल में बांटकर देखते हैं। यह पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा है, इतिहास को इन खंडों में बांटने की यह समझ जो है पश्चिम से आई है, तो ये भी कथन सही है। तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके व्याख्या को देख लेते हैं। देखिए, अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण के से अलग हटकर इतिहासकार भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक काल में बताकर देखते हैं। ठीक है, इस विभाजन की भी अपनी समस्याएं हैं। इतिहास को इन कालों में बांटने की समझ पश्चिम से आई है। ओके, तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, आधुनिक समाज की विशेषताओं में क्या सम्मिलित है। ठीक है, आधुनिक समाज की विशेषता जो थी उसमें क्या सम्मिलित है, तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ दिया गया है, उसमें क्या क्या हो सकता है। स्वतंत्रता हो सकता है, ठीक है, समानता हो सकता है, और सामंती व्यवस्था नहीं होगा, और लोकतंत्र होगा। ठीक है, तो 1, 2, 4 सही होगा, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या को देखते हैं। आधुनिक समाज में विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसे विचारों को आधुनिकता और विकास का गुण माना जाता है। मध्यकालीन समाज वे समाज थे जहां आधुनिक समाज की ये विशेषताएं नहीं थी और समांतवादी व्यवस्था का संचालन होता था। ओके, तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रॉबर्ट क्लाइव ने हिंदुस्तान का नक्शे तैयार करने का काम किसे सौंपा था। रॉबर्ट क्लाइव ने, ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, जेम्स रेनेले को। किसको? जेम्स रेनेलो को। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव ने रेनेले को हिंदुस्तान का नक्शे तैयार करने का काम सौंपा था। भारत पर अंग्रेजों की विजय के समर्थन रेनेले को वर्चस्व स्थापित करने की प्रक्रिया में नक्शे तैयार करना बहुत महत्वपूर्ण लगता था। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, 1929 की आर्थिक महामंदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, सत्य कथन को यहाँ पे चयन करना है। तो पहला कथन है कि अमेरिकी शेयर बाजार में बड़ी मात्रा में बिकवाली के कारण आर्थिक महामंदी की शुरुआत हुई। ये बिल्कुल पहला कथन सही है दोस्तों। दूसरा है कि अमेरिकी महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव जो है जर्मन अर्थव्यवस्था पर पड़ा था, तो ये भी कथन सही है। दोनों के दोनों कथन सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1946 में दिल्ली में हुए पुलिस हड़ताल का मुख्य कारण क्या था। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा कम वेतन और खराब भोजन, दोनों कारण था। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। 1946 में हुए दिल्ली में पुलिस हड़ताल में 2000 से ज्यादा पुलिस वालों ने अपने कम वेतन और पुलिस लाइन के बावर्ची खाने से आने वाले घटिया भोजन के खिलाफ खाना खाने से इनकार कर दिया। जैसे जैसे यह खबर पूरे दूसरे पुलिस थाने तक पहुंची, वैसे वहां भी पुलिस वालों ने खाने से इनकार कर दिया और हड़ताल में उनका समर्थन किया। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, बहादुर शाह जफर के बेटे को किस अंग्रेज अधिकारी ने गिरफ्तार किया था। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा कैप्टन हडसन ने। किसने किया था? कैप्टन हडसन ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर प्रश्न है हमारा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। वाणिज्य कंपनियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ओके, तो पहला देख लीजिए, वाणिज्य कंपनियों का मुख्य लक्षण जो है, मुख्य लक्ष्य जो होता है वो प्रतिस्पर्धा से बचकर मुनाफा कमाना होता है। बिल्कुल, ये पहला कथन तो सही है। दूसरा है कि वे सस्ती चीजें खरीद कर उन्हें उच्च कीमतों पर बेचती है। बिल्कुल, दोनों के दोनों कथन सही है दोस्तों, तो राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और कंपनी के बीच टकराव का मुख्य कारण क्या था। ठीक है,
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा फरमान का दुरुपयोग करना। ठीक है, मुगल बादशाह से फरमान प्राप्त करने के पश्चात कंपनी के अधिकारी केवल कंपनी के लिए ही नहीं बल्कि स्वयं के लिए यानी निजी व्यापार के लिए जो है इस फरमान का इस्तेमाल करते थे, जबकि नवाब का मानना था कि फरमान केवल कंपनी के लिए है। अतः फरमान का मुद्दा बंगाल के नवाब तथा कंपनी के अधिकारियों के बीच टकराव का मुख्य कारण बना। बाद में यह प्लासी के युद्ध में तब्दील हो गया। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सिराजुद्दौला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का यहाँ पे चयन करना है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। 1756 ईस्वी में मुर्शिद कुली खां की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। देखिए यहाँ पर जो है दोस्तों ये गलत कथन है। ठीक है ना, देखिए 1756 में अलीबर्दी खान की मृत्यु के बाद जो है सिराजुद्दौला का नवाब बना। मुर्शिद कुली खां की मृत्यु 1727 ईस्वी में हो गई थी। ओके, तो यहाँ पे देखिए 1756 मुर्शिद कुली खां की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। तो यहाँ पर ये गलत है क्योंकि वो अलवर्दी खां के बाद बना था ना। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला तो हमारा गलत हो जाएगा। फिर है अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच राजस्व को लेकर विवाद था, तो ये सही है। सिराजुद्दौला का रॉबर्ट क्लाइव के साथ 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ, ये भी सही है। तो दूसरा और तीसरा सही है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है सिराजुद्दौला के हार का सर्वप्रमुख कारण क्या था? ठीक है, तो उसका हार का मुख्य कारण क्या था दोस्तों? तो सेनापति मीर जाफर की धोखेबाजी थी। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्लासी के युद्ध के पश्चात उत्पन्न परिस्थितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन को यहाँ पे चयन करना है। ठीक है, असत्य कथन यहाँ पे कौन सा है? तो देखिए पहला है कि कंपनी ने बंगाल का प्रशासन नहीं संभाला क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य व्यापार फैलाना था। पहले तो यह था, ये तो सही है। ठीक है, सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर कासिम जो है बंगाल का नवाब बना। ठीक है, तो दूसरा कथन जो है यहाँ पे दोस्तों ये गलत है। ठीक है, दूसरा कथन क्या है यहाँ पे? दूसरा कथन गलत है। प्लासी की जंग इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि भारत में यह कंपनी की पहली जीत थी। प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर जाफर बंगाल का नवाब बना था। ठीक है, यहाँ पे मीर कासिम दिया गया है, तो दूसरा हमारा गलत है। तो इस प्रकार राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल 2 गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है वर्ष 1764 की बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी मीर जाफर। कौन था? मीर जाफर था। नेक्स्ट प्रश्न है बक्सर के युद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बक्सर के युद्ध के संबंध में, तो यहाँ पर इसका जो देख लीजिएगा यहाँ पे सत्य कथन को जो है दोस्तों चयन करना है। ठीक है, तो पहला देख लीजिएगा बक्सर की लड़ाई केवल अंग्रेज और मीर कासिम के बीच हुआ था, तो ये तो गलत है ना। 1764 में ये हुआ था, तो इसमें दो ही नहीं बल्कि 3 पक्ष था। ठीक है, 3 इधर से था, 1 उधर से था, 4 था, तो ये गलत हो जाएगा। फिर बक्सर के युद्ध के पश्चात मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल की दीवानी और फौजदारी अधिकार दे दिया, ये भी गलत है। दोनों के दोनों कथन गलत है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ना तो 1 सही है, ना ही 2 सही है। चलिए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। देखिए बक्सर का युद्ध जो है 1764 में मीर कासिम, अवध के नवाब मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और अंग्रेज के मध्य हुआ। ठीक है, यह प्रथम युद्ध था जिसने अंग्रेजों की सैनिक श्रेष्ठता को साबित किया। 1765 ईस्वी में मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल प्रांत का जो है दीवान घोषित कर दिया। कंपनी केवल दीवानी अधिकार ही संभालती थी, परंतु फौजदारी अधिकार नवाब की जिम्मेदारी थी। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सहायक संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का यहाँ पे चयन करना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। पहला दिया गया है सहायक संधि अपनाने वाली रियासतों को अपनी स्वतंत्र सेना रखने का अधिकार नहीं होता था। बिल्कुल पहला कथन सही है। दूसरा है सहायक संधि अपनाने वाली रियासतों को कंपनी द्वारा सुरक्षा दी जाती थी, ये भी सही है। सुरक्षा के निर्धारित रकम नहीं चुकाने पर कंपनी उसके रियासत का इलाका अपने कब्जे में ले लेती थी। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों कथन सही है दोस्तों, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हैदर अली की मृत्यु किस आंगल मैसूर युद्ध में हुई थी? ठीक है, हैदर अली की मृत्यु, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए इसके व्याख्या को देख लेते हैं। हैदर अली मैसूर का शासक था। हैदर अली तथा टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ 4 युद्ध लड़े। हैदर अली का शासन काल 1761 से 1782 ईस्वी तक था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय कैंसर के कारण जो है उसकी मृत्यु 1782 ईस्वी में हो गई। उसके पश्चात टीपू सुल्तान ने युद्ध का नेतृत्व किया। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 16 नंबर प्रश्न है हमारा दोस्तों। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ निम्न में से कौन से कदम उठाए थे और सत्य कथन का यहाँ पे आपको चयन करना है। ठीक है,
चलिए देख लेते हैं। 1786 में टीपू सुल्तान ने अपने रियासतों के अंतर्गत पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का निर्यात रोक दिया। ये कथन गलत है दोस्तों, ठीक है। दूसरा है, उसने फ्रांसीसी व्यापारियों के साथ घनिष्ठ संबंध विकसित किए, ये सही है। फ्रांसीसियों की मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया, ये भी सही है। दूसरा और तीसरा हमारा सही है, लेकिन पहला गलत है, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, यानी 70 नंबर प्रश्न है हमारा। 1799 में टीपू के हार के परिणाम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का यहाँ पे चयन करना है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए टीपू मारा गया, ये पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा है, बोडियार राजवंश के हाथों में मैसूर की सत्ता सौंप दी गई, ये भी सही है। मैसूर पर सहायक संधि थोप दी गई, ये भी सही है। तीनों के तीनों कथन सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वोच्चता की नीति किसके द्वारा जो है आरंभ की गई थी? सर्वोच्चता की नीति, ठीक है। तो सर्वोच्चता की नीति जो है दोस्तों, वो लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा प्रारंभ की गई थी। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, यानी 19 नंबर हमारा प्रश्न है। रानी चेन्नम्मा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन को यहाँ पे चयन करना है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। पहला दिया गया है कि रानी चेन्नम्मा का संबंध कर्नाटक से है, बिल्कुल ये पहला कथन सही है। दूसरा है, रानी चेन्नम्मा अंग्रेजों के खिलाफ अहिंसक आंदोलन करने वाली पहली शासिका थी, ये दूसरा गलत हो जाएगा, ठीक है। तीसरा है, 1824 में उन्हें गिरफ्तार किया गया और 1829 में जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। तो पहला और तीसरा कथन सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। सर्वोच्चता की नीति अपनाने के पश्चात अंग्रेजों ने जो है कित्तूर को कर्नाटक में स्थित है, कित्तूर जो कर्नाटक में स्थित है, कि छोटे से राज्य को कब्जे में लेने का प्रयास किया। तो रानी चेन्नम्मा ने हथियार उठा लिया और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। अंग्रेजों ने उन्हें 1824 में गिरफ्तार कर लिया और 1829 में जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। चेन्नम्मा के बाद संगोली के एक और गरीब चौकीदार रायात्रा ने प्रतिरोध जो है जारी रखा। चौतरफा समर्थन और सहायता से उन्होंने बहुत सारे ब्रिटिश शिविरों को और दस्तावेजों को नष्ट कर दिया। अंग्रेजों ने उन्हें 1830 में फांसी पर लटका दिया, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कंपनी ने सिंध पर किस वर्ष कब्जा किया था? ठीक है, कंपनी ने जो है सिंध पर किस वर्ष कब्जा किया था दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1843 में। कब किया था? 1843 में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सहायक संधि के संबंध में यहाँ जो है आपको मिलान करना है। एक तरफ रियासत दिया गया है, दूसरी तरफ जो है वर्ष दिया गया है कि कौन सा सही है। तो चलिए यहाँ मिलान कर लेते हैं। सतारा की बात करें दोस्तों, तो सतारा को जो है 1848 में मिलाया गया। संभल की बात करें तो संभल को 1850 में मिलाया गया। फिर हम बात करें उदयपुर को, तो उदयपुर को 1852 में मिलाया गया और नागपुर में को 1853 में मिलाया गया। तो इस प्रकार राइट आंसर ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अवध के अधिकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ओके, तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। पहला दिया गया है, यहाँ पे सत्य कथन को आपको चयन करना है। पहला है कि अंग्रेजों ने अवध की जनता को कुशासन से आजाद कराने का तर्क देकर अवध का अधिग्रहण किया। बिल्कुल पहला कथन सही है दोस्तों। दूसरा है, अवध पर 1801 ईस्वी में सहायक संधि थोप दी गई थी। ये बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? ये गलत कथन हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। ओके, सॉरी, ये दूसरा जो है दोस्तों ये सही है, दूसरा सही है। अवध पर 1801 ईस्वी में सहायक संधि थोप दी गई थी, ये सही कथन है, ठीक है। तीसरा दिया गया है कि जनता अवध के नवाब से परेशान थी, तो उन्होंने अधिग्रहण का विरोध बड़े स्तर पर नहीं किया था, ठीक है। तो ये जो है दोस्तों ये गलत है। ओके, तो पहला दूसरा सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग द्वारा लागू किए गए न्याय व्यवस्था का निम्नलिखित विशेषताएं थी, ठीक है। उसका निम्नलिखित में से क्या विशेषताएं थी दोस्तों? तो इसका विशेषताएं थी, हर जिले में 2 अदालत बनाई गई और फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत। ये बिल्कुल पहला कथन तो सही है, ठीक है। दीवानी अदालतों के मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे, जिसके यूरोपीय पत्ती पर दीवानी कार्य किए जाते थे। ये दूसरा गलत हो जाएगा। तीसरा है, फौजदारी अदालतें अभी भी काजी और मुफ्ती के अंतर्गत थी, लेकिन वह भी कलेक्टर की निगरानी में काम करते थे। तो पहला और तीसरा सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वॉरेन हेस्टिंग पर किसने इंग्लैंड में महाभियोग चलाया था? ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग पर जो है दोस्तों किसने इंग्लैंड में महाभियोग चलाया था? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन डी, एडमंड वर्क ने। किसने चलवाया था? एडमंड वर्क ने। नेक्स्ट है, जिस समय बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था?
बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली। कौन था दोस्तों? लॉर्ड वेलेस्ली था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अस्थायी बंदोबस्त के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। पहला दिया गया, इसमें असत्य कथन कौन सा है ये चयन करना है। तो पहला दिया गया, अस्थायी बंदोबस्त का लाभ जो है प्रारंभ में कंपनी को मिला, मगर बाद में उन्हें जमींदारों की अपेक्षा कम लाभ प्राप्त हुआ। बिल्कुल ये कथन सही है। दूसरा है दोस्तों, अस्थायी बंदोबस्त की रकम ज्यादा होने के कारण कई जमींदारों की जमींदारी राजस्व चुकाने में विफल होने के कारण जमीन जो है छीन ली गई। ये भी सही है। किसानों के लिए व्यवस्था दमनकारी सिद्ध हुई, क्योंकि लगान की रकम बहुत ज्यादा थी और जमीन पर उसका अधिकार सुरक्षित नहीं था। तो तीनों के तीनों राइट कथन है, सही कथन है, लेकिन यहाँ पे असत्य कथन पूछा गया था, तो इसमें कोई भी असत्य नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, महालवाड़ी व्यवस्था लागू करते समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? ओके, तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग्स। कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग्स था। नेक्स्ट है, महालवाड़ी व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का यहाँ पे दोस्तों चयन करना है। ठीक है, तो चलिए देख लीजिए। अलेक्जेंडर रीड ने इसे पहली बार लागू किया। महालवाड़ी व्यवस्था, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, पहला कथन हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? ये गलत हो जाएगा। महालवाड़ी व्यवस्था हॉल्ट मैकेंजी ने शुरू किया था, तो पहला तो ये गलत है। दूसरा है, यह व्यवस्था महाल जो गांव का समूह होता था उससे की जाती थी। ये सही कथन है। फिर भू राजस्व की रकम निश्चित रूप से तय कर दी जाती थी, जिसको चुकता करने की जिम्मेदारी सामूहिक रूप से महाल की होती थी। ये गलत है। दूसरा सिर्फ सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। रैयतवाड़ी व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का यहाँ पे चयन करना है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं हम लोग। और सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए कि दिया गया सत्य कथन को यहाँ पे चयन करना है। तो पहला दिया गया, सबसे पहले कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने इस व्यवस्था को लागू किया। ये बिल्कुल पहला कथन हमारा सही है दोस्तों। दूसरा है, भू राजस्व वसूलने की व्यवस्था किसी संस्था या जमींदारों से ना करके सीधे रैयतों से किया गया था। ये भी सही है। पहला दूसरा सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, बंगाल में नील विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो बंगाल में नील विद्रोह जो है वो 1859 में हुआ था। कब हुआ था? 1859 में। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। और अगला है, निम्न में से कौन सा आदिवासी समूह जो है पशुपालक नहीं थे? ठीक है, पशुपालक समूह नहीं थे, तो वह था बैगा। बैगा जो है दोस्तों पशुपालक नहीं था। आंध्र प्रदेश के लावड़िया तथा पंजाब में पहाड़ों में रहने वाले वन, गुर्जर आदि समुदाय गाय भैंस के झुंड पालते थे। कुल्लू के गद्दी समुदाय के लोग गडेरिया थे और कश्मीर के बकरवाल बकरियां पालते थे। बैगा जनजाति समूह मध्य भारत में रहते थे और ये शिकारी और संग्राहक थे। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, औपनिवेशिक शासन ने आदिवासियों के जीवन पर निम्नलिखित असर पड़े। ठीक है ना, औपनिवेशिक शासन से जो है आदिवासियों के जीवन पर निम्नलिखित असर पड़े। सत्य कथन का यहाँ पे चयन करना है। ओके, तो पहला दिया गया है कि आदिवासी मुखियाओं से उनका मालिकाना हक और शासकीय शक्तियां छीन ली गई और उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियम में मानने के लिए बाध्य किया गया। तो देखिए पहला कथन जो यहाँ पे है दोस्तों, ये पहला कथन है वो गलत है। क्या है? यहाँ पे सत्य कथन को चूज करना है, तो पहला कथन तुम्हारा यहाँ पे गलत है। दूसरा है, घुमंतु काश्तकारों को एक स्थान पर रहने के लिए बाध्य करने का प्रयास किया जाने लगा। ये सही है। ठीक है, तो केवल दो सही है, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आदिवासी विद्रोह तथा उनके घटित होने वाले वर्ष का मिलान करें। ओके, तो चलिए यहाँ पे हम लोग मिलान कर लेते हैं। तो सबसे पहले संथाल विद्रोह की बात करें तो संथाल विद्रोह जो है दोस्तों कब हुआ था? 1855 में हुआ था। ठीक है ना, संथाल विद्रोह 1855 में हुआ था। कोल विद्रोह 1881 में हुआ, 1831 में हुआ था। फिर हम बात करें दोस्तों बर्ली विद्रोह का, तो 1940 में हुआ था और बस्तर विद्रोह 1910 में हुआ था। ठीक है, तो इस प्रकार राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिरसा मुंडा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का यहाँ पे चयन करना है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देख लीजिए, पहला दिया गया कि बिरसा मुंडा समाज में सुधार के पक्षधर थे। वे एक स्थान पर टिककर खेती करने, समूह में रहने और मदिरा पान से युवाओं को दूर रहने की सलाह दिए थे। बिल्कुल ये पहला कथन सही है। दूसरा है, वे जनेऊ धारण करते थे और शुद्धता व दया पर जोर देते थे। ये दूसरा भी सही है। दोनों सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस गवर्नर जनरल ने यह फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे? तो यह फैसला किसने किया था दोस्तों? तो यह फैसला किया था लॉर्ड कैनिंग ने। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है,
कंपनी द्वारा भारत में सुधार के नाम पर ईसाई धर्म को प्रोत्साहित करने के लिए निम्न में से कौन से कदम उठाए गए थे। यहाँ पे सत्य कथन को आपको चयन करना है। चलिए देख लेते हैं। पहला है 1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को जमीन व संपत्ति जुटाने की छूट दे दी। पहला कथन तो बिल्कुल सही है। दूसरा है 1850 में एक नया कानून बनाया गया जिसमें प्रावधान था कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो उसे पुरखों की संपत्ति पर पहले जैसा अधिकार मिलेगा। तो ये दोनों के दोनों कथन जो है दोस्तों ये सही है। ओके, तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मंगल पांडे को किस दिन फांसी दी गई थी। मंगल पांडे जो है उनको किस दिन फांसी दी गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 अप्रैल 1857 को। ठीक है, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, यानी 38 है। 1857 के विद्रोह के बागी और उनसे संबंधित क्षेत्र का मिलान करें। एक तरफ बागी दिया गया है, दूसरी तरफ वर्ष दिया गया है। ठीक है, चलिए हम लोग इसका मिलान कर लेते हैं। तो सबसे पहले यदि हम बात करें दोस्तों यहाँ पे, तो नाना साहब कहाँ से थे, कानपुर से थे। ठीक है, नाना साहब जो थे दोस्तों वो कानपुर से नेतृत्व कर रहे थे। फिर बिरजिस कादरी जो है लखनऊ से कर रहे थे। ओके, फिर रानी अवंतीबाई लोधी जो थी ये कहाँ से कर रही थी दोस्तों, तो ये कर रही थी राजगढ़ से, और रानी लक्ष्मीबाई झांसी से कर रही थी। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न है, विद्रोहियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का यहाँ पे जो है दोस्तों वो चयन करना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। पहला दिया गया कि बहादुर शाह जफर को उनकी पत्नी के साथ निर्वासित कर रंगून की एक जेल में भेज दिया गया जहां 1861 में उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो देखिए पहला कथन जो है दोस्तों वो गलत है। ठीक है ना, बहादुर शाह जफर को जो है उनको अकेले भेजा गया, ना कि उनकी पत्नी के साथ उनको भेजा गया था। ठीक है ना, और 1858 को भेजा दिया गया और 18 नवंबर 1862 में उनकी मृत्यु हुई थी। तो पहला तो कथन हमारा यहाँ पे क्या है, वो गलत है। ठीक है, दूसरा है 1858 में रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुई, ये सही है। तात्या टोपे मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासियों और किसानों की सहायता से छापामार युद्ध करते थे, तो ये भी सही है। दूसरा और तीसरा सही है, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने अपनी नीतियों में निम्नलिखित बदलाव किए थे। ठीक है ना, कौन से बदलाव किए थे यहाँ पे आपको देखना है। तो चलिए देख लेते हैं। पहला था ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार जो है, सत्य कथन का यहाँ चयन करना है। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार जो है ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए गए एवं एक परिषद का गठन किया गया जिसे इंडिया काउंसिल कहा गया। ठीक है, ये बिल्कुल पहला कथन सही है दोस्तों। दूसरा है डलहौजी के व्यक्तिगत के सिद्धांत को त्याग दिया गया और स्थानीय शासकों को दत्तक पुत्रों को सत्ता सौंपने की छूट दी गई, ये दूसरा कथन सही है, पहला भी सही है। तीसरा है अंग्रेजों ने भारतीय लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाज का सम्मान करने का फैसला किया, तो ये भी कथन सही है। तो तीनों के तीनों कथन सही है दोस्तों। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विलियम जोन्स ने। किसने किया था, विलियम जोन्स ने 1783 में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना किस गवर्नर जनरल के शासन में हुई थी। ओके, तो ये हुआ था लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर है मैकाले के मिनट्स के आधार पर किस वर्ष अंग्रेजी शिक्षा का अधिनियम पारित किया गया। तो यह पारित किया गया था 1835 में, याद रखेंगे 1835 में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है 1858 के वुड्स डिस्पैच के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का यहाँ पे आपको चयन करना है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। पहला दिया गया कि वुड्स के नीति पत्र में यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र उत्थान का तर्क दिया गया, बिल्कुल पहला कथन सही है। दूसरा है वुड के नीति पत्र के आधार पर 1854 में सरकारी विभाग का गठन किया गया ताकि शिक्षा संबंधी सभी मामलों पर सरकार का नियंत्रण किया जा सके, दूसरा भी सही है। तीसरा है इस दस्तावेज में अंग्रेजी शिक्षा का एक व्यवहारिक लाभ आर्थिक क्षेत्र में भी बताया गया, तीनों के तीनों कथन सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। महात्मा गांधी के शिक्षा संबंधी विचारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का यहाँ पे जो है दोस्तों आपको चयन करना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो देख लेते हैं। पहला दिया गया कि महात्मा गांधी अंग्रेजी शिक्षा के खिलाफ थे, बिल्कुल ये सही है। दूसरा है उनके मुताबिक अंग्रेजी शिक्षा भारतीयों को अपाहिज बना देगी और उन्हें अपने सामाजिक परिवेश से काट देगी, ये भी सही है। उनके अनुसार पढ़ने और लिखने की क्षमता पा लेना ही शिक्षा नहीं है, ओके, ये भी सही है। तीनों के तीनों कथन सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों,
टैगोर के शिक्षा संबंधी विचार के संबंध में कौन से कथन यहाँ पे सत्य है, सत्य कथन का यहाँ पे आपको चयन करना है। ठीक है, तो पहला देखिए, टैगोर जो है अंग्रेजी शिक्षा पद्धति से खुश नहीं थे, बिल्कुल ये भी सही है। दूसरा है, उनके अनुसार सृजनात्मक शिक्षा केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है, ये भी सही है। टैगोर आधुनिक पश्चिमी सभ्यता और भारतीय परंपरा के श्रेष्ठ तत्वों का सम्मिश्रण चाहते थे, ये भी कथन सही है। तीनों के तीनों कथन सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सती, सती शब्द का अर्थ क्या होता है? ठीक है, सती शब्द जो है, सती का अर्थ क्या होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन देख लीजिएगा, यहाँ पे सदाचारी महिला होता है। क्या होता है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सदाचारी महिला। नेक्स्ट प्रश्न है, राजा राम मोहन राय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन कीजिए। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। पहला दिया गया है कि उन्होंने कलकत्ता में ब्राह्मो समाज की स्थापना की, बिल्कुल पहला कथन तो हमारा यहाँ पे सही है, पहला कथन सही है। दूसरा है दोस्तों, राजा राम मोहन राय पश्चिमी शिक्षा के प्रसार के पक्ष में थे, दूसरा कथन भी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? तो दूसरा कथन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। तीसरा है, राजा राम मोहन राय ने विधवा महिलाओं की समर्थन में विधवा विवाह के पक्ष में कानून बनाने की मांग की थी, तो ये कथन गलत हो जाएगा। और 1, 2 सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, प्राचीन ग्रंथों का हवाला देकर किसने समाज सुधार की पहल प्रारंभ की थी? ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन है, राजा राम मोहन राय ने। ओके, अगला प्रश्न है, विधवा विवाह का कानून किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में पारित किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड कैनिंग के समय में। तो दोस्तों इस सेट में हम लोग जो है 50 प्रश्न को ही कंप्लीट करेंगे, और अगला जो पार्ट आएगा इसका, दूसरा पार्ट में हम लोग 100 प्रश्न को कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को दोस्तों से भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका फायदा हो सके, और इसका दूसरा पार्ट आप जरूर देखिएगा। ठीक है, सारे जो टेस्ट है दोस्तों उसका मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके, तो आप सारे टेस्ट को देख सकते हैं, और ये सारे टेस्ट को आप जरूर बनाइए।